स्वतंत्रता के बाद भारत ने अपनी आर्थिक व्यवस्था को बेहतर ढंग से करने के लिए जो है इकोनॉमिक प्लानिंग अपनाया। तो इकोनॉमिक प्लानिंग क्या है? इकोनॉमिक प्लानिंग एक प्रोसेस है जो हमारे रिसोर्सेज को या संसाधनों को किस तरह से एलोकेट किया जाए ताकि जो है हमारे स्पेसिफिक आर्थिक और सामाजिक उद्देश्य को एक निर्धारित टाइम पीरियड में उसको अचीव कर सकें। तो इकोनॉमिक प्लानिंग जो है किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए बहुत जरूरी होता है। तो भारत की कुछ इकोनॉमिक प्लानिंग के कुछ मुख्य उद्देश्य थे, जैसे कि तेज आर्थिक विकास करना, गरीबी को हटाना, बेरोजगारी में कमी लाना, आय और संसाधनों का समान वितरण करना, आत्मनिर्भर होना, सामाजिक न्याय और समानता और अल्टीमेटली मानव विकास करना। इकोनॉमिक प्लानिंग को देखते हैं तो इकोनॉमिक प्लानिंग के बहुत सारे क्राइटेरिया होते हैं, जैसे कि सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग, केंद्रीकृत नियोजन जिसमें सरकार द्वारा सभी निर्णय लिए जाते हैं, जैसे सोवियत संघ मॉडल। सबसे पहले भारत ने 1951 से जो योजना आयोग लागू किया गया था, तो योजना आयोग हमारा पहले केंद्रीकृत नियोजन था। उसके बाद 1991 में सरकार ने डिसेंट्रलाइज्ड नियोजन अपनाया था। विकेंद्रीकृत नियोजन जिसमें निर्णय लेने में राज्य और स्थानीय निकायों दोनों की भूमिका होती है। और इंडक्टिव प्लानिंग के तहत जो है सरकार सिर्फ मार्गदर्शन देती है, बाजार भी काम करता है। और अनिवार्य नियोजन के तहत निजी और सार्वजनिक क्षेत्र दोनों के लक्ष्य अलग अलग निर्धारित होते हैं। तो ये जो है हमारे प्लानिंग के कुछ क्राइटेरिया हैं। आगे हम देखते हैं स्वतंत्रता से पूर्व भी भारत में प्रयास किया गया था नियोजन के लिए, जैसे एम विश्वेश्वरैया की पहल 1934 में की गई थी। इसके द्वारा एक बुक लिखा गया था प्लान इकोनॉमी ऑफ इंडिया, जिसमें औद्योगिकरण पर बेस था। वह बोला था कि भारत को जो है जापान की तरह तेजी से औद्योगिकरण करना चाहिए बोलते। राष्ट्रीय योजना समिति 1938 में गठित की गई थी नेहरू की अध्यक्षता में। इन्होंने नेशनल प्लानिंग कमेटी का गठन हुआ और संसाधनों का समुचित उपयोग और सामाजिक कल्याण के बारे में बात किया। बॉम्बे प्लान यहाँ पर रखा गया था 1944 में। 8 उद्योगपति थे जिन्होंने यह प्लान को बनाया था और उन्होंने यह बात कहा था कि निजी और सार्वजनिक क्षेत्र दोनों की भागीदारी होनी चाहिए। एक आया था गांधीवादी योजना 1945 में, जिसे एम.एन. राय द्वारा तैयार किया गया था। कभी कभी एग्जाम में पूछ देता है ऑब्जेक्टिव में कि गांधीवादी योजना कब लाया गया था, किसके द्वारा लाया गया था, तो एम.एन. राय के द्वारा। इसमें जमींदारी उन्मूलन, ग्राम आधारित अर्थव्यवस्था और समाजवादी व्यवस्था पर जोर दिया था। तो इस प्रकार स्वतंत्रता से पूर्व भी भारत में इकोनॉमिक प्लानिंग की बात कही थी। अब हम देखते हैं इकोनॉमिक प्लानिंग के बाद योजना आयोग। योजना आयोग का आज हम पढ़ेंगे। योजना आयोग जो है इसकी स्थापना 15 मार्च 1950 में की गई थी पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, जो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में। इसके प्रथम उपाध्यक्ष है गुलजारी लाल नंदा और अंतिम उपाध्यक्ष थे इसके मोंटेक सिंह अहलूवालिया। तो ये इसके स्थापना संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं। इसका मुख्य उद्देश्य की योजना आयोग के गठन करने का क्या मुख्य उद्देश्य था? उद्देश्य यह था कि ये 5 वर्षीय योजनाओं का निर्माण करना, राष्ट्रीय संसाधनों का आकलन कर उसका उचित उपयोग सुनिश्चित करना और प्राथमिकताओं का निर्धारण करना, राज्य और केंद्र के बीच में समन्वय बनाकर रखना, विकास कार्यक्रमों की निगरानी और इसका मूल्यांकन करना। योजना आयोग की कुछ विशेषताएं थी जिसे हम देख लेते हैं। योजना आयोग जो है एक कोई भी संवैधानिक निकाय नहीं थी। यह इसे जो है कार्यपालिका के आदेश से बनाया गया था। इसका अध्यक्ष जो है हमेशा प्रधानमंत्री होता था। इसमें एक उपाध्यक्ष और सदस्य होते थे जो विभिन्न क्षेत्र के क्या होते थे, विशेषज्ञ होते थे। लेकिन 2015 में जो है योजना आयोग का अंत कर दिया गया। 2014 में जब सरकार चेंज हुई तो 2014 में यह घोषणा कर दिया गया था कि योजना आयोग को समाप्त कर एक नया नीति आयोग का गठन किया जाएगा। तो जो है 1 जनवरी 2015 को जो है योजना आयोग की जगह जो है नीति आयोग की स्थापना की गई। प्लानिंग कमीशन जो योजना आयोग जो भारत ने एक्सेप्टेंस किया था वह सोवियत संघ के मॉडल को एक्सेप्टेंस किया था, जो 1928 में सोवियत संघ में लागू किया गया था जोसेफ स्टालिन के द्वारा। तो कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है कि पंचवर्षीय योजना का प्रारूप कहाँ से लिया गया था, किसके द्वारा प्रेरित है, तो सोवियत संघ के द्वारा यह प्रेरित है। बहुत सारी योजनाएं भारत में लागू किया गया था। 1951 से लेकर 2017 तक कुल जो है 12 पंचवर्षीय योजना लागू किया गया था। सभी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल यहाँ पर दिया हुआ है और इसका मुख्य फोकस भी दिया। सबसे पहली पंचवर्षीय योजना का फोकस था हमारा कृषि पर विकास करना। दूसरी पंचवर्षीय योजना का फोकस था औद्योगिकरण। तो इसी प्रकार से भारत ने अपनी आवश्यकताओं के अनुसार जो है प्रत्येक पंचवर्षीय योजनाओं में जो है अलग अलग
टारगेट रखा और टारगेट को अचीव करने के लिए काफ़ी सारे जो है कार्य किए गए। उसको हम आगे विस्तार से देखेंगे, ज़्यादा नहीं देखेंगे क्योंकि हमें विस्तार से उतना पढ़ेंगे तो उतना याद नहीं रहेगा, लेकिन हम बेसिक देखेंगे कि यह योजना आयोग ने क्या क्या काम किया था पहली पंचवर्षीय योजना से लेकर 12वीं पंचवर्षीय योजना में। पंचवर्षीय योजना के कुछ की एस्पेक्ट्स हैं जिसे हम देखते हैं। पंचवर्षीय योजना जो था वह सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग था, केंद्रीकृत था। यह एक व्यापक रणनीति कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजी की रूपरेखा तैयार करता था और संसाधनों का आवंटन किस प्रकार से करना है यह भी इसमें शामिल था। इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए जो है बुनियादी ढांचे में सुधार लाने पर यह प्रयास करती थी। सोशल जस्टिस पर यह ध्यान देती थी, सामाजिक न्याय सबको मिले, गरीबी उन्मूलन हो, रोजगार का सृजन हो। आत्मनिर्भरता, भारत जो है कृषि और उद्योग जैसे क्षेत्रों में आत्मनिर्भरता प्राप्त करना और विदेशी आयातों पर हमारी निर्भरता कम से कम हो, यह उसका मुख्य उद्देश्य था। आधुनिकीकरण का, नए नए प्रौद्योगिकी को अपनाना और नवाचार को बढ़ावा देना भी इसके मुख्य पहलू थे। तो इस प्रकार से कुछ पंचवर्षीय योजनाओं के जो मुख्य पहलू थे कि आर्थिक विकास को वृद्धि करना, सामाजिक न्याय को बढ़ाना, आत्मनिर्भरता, आधुनिकीकरण इत्यादि। पंचवर्षीय योजना के काफी सारे बेनिफिट्स थे, महत्व थे। ऐसे रोड मैप यह तैयार करता था विकास के लिए, ताकि जो है गरीबी, बेरोजगारी और सामाजिक न्याय जैसे मुद्दों पर ध्यान दिया जा सके। प्राथमिकता जो है प्रत्येक पंचवर्षीय योजना में, जैसे मैंने बताया कि प्रत्येक पंचवर्षीय योजना के लिए जो है प्राथमिकता अलग अलग, उद्देश्य और प्राथमिकता अलग अलग थी, ताकि हमारे भारत का विकास अच्छे से हो सके। एलपीजी रिफॉर्म किया गया था, आर्थिक नियोजन में सरकार की भूमिका में बदलाव आया और साथ में जो है बाजार संचालित दृष्टिकोण, मार्केट ओरिएंटेड अप्रोच को सामने रखा गया। नीति आयोग फिर लास्ट में आया कि जब 2015 में जो है योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग की स्थापना की गई। तो इस प्रकार से योजना आयोग के द्वारा जो पंचवर्षीय योजना बनाया गया, तो पंचवर्षीय योजना का हमारे आर्थिक दृष्टिकोण से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अब हम देखते हैं विस्तार से, थोड़ा बहुत, उतना ब्रॉड नहीं देखेंगे कि पहले से पारी पंचवर्षीय योजना में क्या क्या उद्देश्य रखे गए थे और क्या क्या मुख्य काम किए गए थे। तो पहली पंचवर्षीय योजना लाया गया था 1951 से 1956 के बीच में। ये हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित है। इसका मुख्य उद्देश्य ही था, इसका मुख्य काम था संतुलित विकास की प्रारंभ करना, क्योंकि 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ था तो भारत की अर्थव्यवस्था बहुत ही खराब कंडीशन में थी। तो भारत में जो है सभी को साथ में लेकर चलना, संतुलित विकास हो, इसका प्रारंभ करना जरूरी था। तो भारत की अधिकतर जनसंख्या कृषि पर निर्भर थी। हमने देखा पहले कि हमारी अर्थव्यवस्था जो है कृषि पर ही निर्भर है। तो जो है कृषि के लिए सबसे पहले पंचवर्षीय योजना, कृषि के उत्पादन बढ़ाना, सिंचाई, ऊर्जा परियोजनाओं पर जोर दिया गया। इसकी विशेष उपलब्धि ये हुई कि जो भाखड़ा नांगल परियोजना है, हीराकुंड जैसे बांध है, वो इसी पंचवर्षीय योजना में स्थापना किया गया था। और इसमें यूजीसी का भी, जो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन का भी स्थापना इसी में किया गया था। आर्थिक वृद्धि का लक्ष्य रखा गया था 2.1, लेकिन प्राप्त हुआ 3.6। तो मतलब यह योजना जो है सफल हुई। दूसरी पंचवर्षीय योजना 1956 से 61 के बीच में लागू किया गया था। बहाल लोग इस मॉडल पर यह आधारित था। इसमें उद्योगों को ज़्यादा फोकस किया गया। पहले तो कृषि को दिया, दूसरी पंचवर्षीय योजना में उद्योगों को फोकस किया गया। इसमें जैसे भिलाई हो गया, दुर्गापुर स्टील प्लांट, राउरकेला स्टील प्लांट जैसे प्लांट्स की स्थापना की गई है ना। इसमें इंजीनियरिंग उद्योगों का भी विस्तार किया गया। इसका आर्थिक लक्ष्य रखा गया 4.5 और प्राप्त हुआ 4.27। हालांकि औद्योगिकरण, इसमें उद्योग क्षेत्र काफ़ी ज़्यादा विकास हुआ, लेकिन इसमें एग्रीकल्चर क्षेत्र थोड़ा सा अपेक्षित ही रहा। तीसरी पंचवर्षीय योजना जो है 61 से 66 के बीच में चली। इसमें था कृषि और उद्योग में संतुलन। पहला था कृषि, दूसरा था उद्योग, और तीसरी पंचवर्षीय योजना जो है कृषि और उद्योग दोनों के बीच में संतुलन बनाए रखना। इसमें मुख्य बात यह है कि इसमें हरित क्रांति की नींव रखी गई और खाद्य सुरक्षा की दिशा में पहल किया गया। इसमें जो लक्ष्य रखा गया था 5.6, इसका प्राप्त हुआ 2.8। क्यों? क्योंकि इस समय 1962 में भारत चाइना युद्ध हुआ था, 1965 में भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ था, और 1965 और 66 के बीच में युद्ध के दौरान जो है सीवियर ड्रॉट यहाँ पर भारत में देखने को मिला था। काफ़ी ज़्यादा सूखा पड़ा था, जिसकी वजह से यह योजना सफल नहीं हो पाई। तो यह योजना सफल नहीं हो पाई तो सरकार ने इस तीसरी पंचवर्षीय योजना की विफलता के कारण जो है 3 वर्ष का एक वार्षिक योजना लेके आया 66 से 69 के बीच में। इसका मुख्य फोकस था
की स्टेबिलिटी और रिफॉर्म लेके आना है। इसमें 1966 से 67 के बीच में ग्रीन रिवॉल्यूशन हरित क्रांति लाया, जिसमें हाई क्वालिटी के सीड्स और फर्टिलाइजर इंटीग्रेशन को विस्तार करने के लिए यहाँ पर प्रयास किया गया और यह सफल भी हुआ। चौथी पंचवर्षीय योजना 1969 से 1974 के बीच में आया, जिसका उद्देश्य था सामाजिक न्याय और आत्मनिर्भरता। इसमें राष्ट्रीयकरण की नीति यहाँ पर लाई गई और 14 प्राइवेट बैंकों का यहाँ पर नेशनलाइजेशन किया गया। इसका आर्थिक वृद्धि रखा गया 5.7%, 3.3। राजनीतिक अस्थिरता कारण यह जो है अपेक्षित परिणाम इसमें नहीं मिल पाया। पांचवी पंचवर्षीय योजना है 1974 से 1900। इसमें थे इंदिरा गांधी जी के द्वारा जो है गरीबी हटाओ और आत्मनिर्भरता का नारा दिया गया। इसमें जो है सार्वजनिक वितरण प्रणाली और रोजगार से संबंधित योजनाएं चालू की गई और ग्रामीण क्षेत्रों में जो है रोजगार के विस्तार हेतु ट्राइसम जैसे योजनाओं को यहाँ पर लागू किया गया। कुल मिलाकर यह योजना जो है सफल रही, लेकिन भारतीय जनता पार्टी आ गई थी उस समय, तो इसने एक साल पहले ही इस योजना को समाप्त कर दिया और 1979 से 80 के बीच में रोलिंग प्लान एक भारतीय जनता पार्टी के द्वारा लागू किया गया था। छठी पंचवर्षीय योजना लागू किया गया था 1980 से 85, जिसका मुख्य उद्देश्य था आर्थिक स्थिरता और गरीबी उन्मूलन। इसमें तकनीकी विकास, ग्रामीण विकास की योजनाएं बनाई गई, जैसे राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना यहाँ पर लाया गया। योजना सफल रही, आर्थिक विकास में तेजी आई। तो भारत सरकार ने हर पंचवर्षीय योजना में अलग अलग टारगेट रखे, जिसको अचीव करने का प्रयास किया गया। सातवीं पंचवर्षीय योजना 1985 से 90 के बीच में, इसमें रोजगार, सामाजिक न्याय और प्रोडक्टिविटी पर ध्यान दिया गया है। इसमें महिला कल्याण योजना भी लागू की गई, जिसमें ग्रामीण रोजगार में सुधार, सामाजिक विकास की दिशा में कुल मिलाकर सातवीं पंचवर्षीय योजना में प्रगति हुआ। वार्षिक योजना यहाँ पर लागू किया गया था 1990 और 92 के बीच में। क्यों? क्योंकि हमने पिछले उसमें पढ़ा है क्लास में कि 1990 के आसपास जो है भारत में आर्थिक संकट की स्थिति आई थी और राजनीतिक अस्थिरता, इसका इसलिए मुख्य फोकस था उदारीकरण, LPG लाना। तो यहाँ पर जो है 1 वर्ष का वार्षिक योजना यहाँ पर लागू किया गया था, 2 वर्ष का। अब आठवीं पंचवर्षीय योजना आता है 1992 से 97 के बीच में, जिसमें LPG की नीति लागू की गई। उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण, इसका कार्य था विदेशी निवेश को बढ़ाना और PUC का निजीकरण करना। इसका मुख्य लक्ष्य था 5.6, प्राप्त हुआ 6.8। आर्थिक नीतियों में काफी बड़ा बदलाव आया और आर्थिक विकास में क्या हुआ, बहुत ज्यादा तेजी यहाँ पर आई। नवी पंचवर्षीय योजना, तो कभी कभी एग्जाम में पूछता है कि LPG आर्थिक उदारीकरण या नई आर्थिक नीति कौन सी पंचवर्षीय योजना के तहत लाया गया, तो वह आठवीं पंचवर्षीय योजना, जिसका कार्यकाल है 1992 से 1997 के बीच में। नवी पंचवर्षीय योजना 1997 से 2000 के बीच में लागू किया गया, जिसका उद्देश्य था सामाजिक न्याय और समानता के साथ विकास। इसमें ग्रामीण सशक्तिकरण या महिला सशक्तिकरण पर ध्यान दिया गया और यहीं पर जो है सन 2000 में जनसंख्या नीति लागू किया गया, जिसका लक्ष्य था नवी पंचवर्षीय योजना का 6.5, प्राप्त हुआ 5.5। यह योजना जो है थोड़ा सा अपेक्षित परिणाम नहीं मिला हालांकि, लेकिन सामाजिक विकास की दिशा में यह प्रयास किया। 10वीं पंचवर्षीय योजना 2002 से 2007 के बीच में, इसमें आर्थिक वृद्धि, रोजगार और गरीबी में कमी करना इसका मुख्य उद्देश्य था। इसमें काफी सारी आधारभूत इंफ्रास्ट्रक्चर विकास किया गया। इसमें भारत विकास योजना भी लागू किया गया। आर्थिक क्षेत्र में कुल मिलाकर जो है सुधार हुआ और रोजगार सृजन में थोड़ी सी कमी आई। 11वीं पंचवर्षीय योजना है 2007 से 2012। इसमें इंक्लूसिव ग्रोथ इसका मुख्य एम रखा गया, जिसका कार्य शिक्षा, स्वास्थ्य, ग्रामीण विकास का काम करना। शिक्षा का अधिकार कानून RTE एक्ट जो है यहाँ पर 2009 में लेके आया गया, जिसमें शिक्षा का मौलिक अधिकार उसको बनाया गया। इसका लक्ष्य था 9%, लेकिन प्राप्त हुआ 8%। कुल मिलाकर जो है समावेशी विकास में सुधार हुआ, लेकिन थोड़ी सी असमानता इसमें बनी रही। 12वीं पंचवर्षीय योजना, जो कि सबसे आखिरी पंचवर्षीय योजना है, जिसका उद्देश्य था रैपिड इंक्लूजन, सस्टेनेबल ग्रोथ, तेजी से समावेशी और सतत विकास। इसका था पर्यावरण संतुलन के साथ रोजगार सृजन करना। इसमें विशेष उपलब्धि ये रही कि इसमें स्किल इंडिया जैसे कार्यक्रम लेके आए, डिजिटल इंडिया जैसे कार्यक्रम इसमें लेकर आए। इसका लक्ष्य था 8% और प्राप्त हुआ 6.8%।
कुल मिलाकर यह योजना आयोग की अंतिम योजना थी। इसके बाद नीति आयोग की शुरुआत हुई। तो आप कह सकते हैं कि पहली योजना से 12वीं योजना तक जो है सरकार ने अलग अलग पंचवर्षीय योजना में अलग अलग प्राथमिकता के साथ जो है आर्थिक विकास को संतुलित और विकास की दिशा में ले जाने के लिए प्रयास किया। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो ग्रोथ है फर्स्ट ईयर प्लान से सेकंड ईयर प्लान और इधर 12th ईयर प्लान में, इसका यहाँ पर टाइम पीरियड्स भी दिया हुआ है और यहाँ पर टारगेट भी दिया है। तो सबसे ज़्यादा अचीवमेंट हुआ है आपका 11वीं पंचवर्षीय योजना में। ये कभी कभी जो है एग्जाम में पूछ लेता है ऑब्जेक्टिव। इसका यहाँ पर ये ग्राफ भी दिया हुआ है, ग्राफ के हिसाब से आप यहाँ पर देख सकते हैं। प्रमुख उपलब्धियां इसका हम देख लेते हैं योजना आयोग का या पंचवर्षीय योजना का, कि इसके इकोनॉमिक ग्रोथ में यह जो काफ़ी ज़्यादा वृद्धि किया, औद्योगिक विकास में यह काफ़ी सफल हुआ, जैसे सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियां भेल सेल आदि की स्थापना हुई। कृषि क्षेत्र में प्रगति हुई, जैसे जो है उच्च किस्म के बीजों और कृषि अनुसंधान पर जोर दिया गया। आधारभूत ढांचे का विकास किया गया, सामाजिक क्षेत्र में सुधार किया गया, गरीबी हटाने के लिए काफ़ी सारे प्रयास किए गए, जैसे मनरेगा हो गए, प्रधानमंत्री ग्रामीण रोजगार योजना हो गया। वैज्ञानिक और तकनीकी क्षेत्र में भी काफ़ी ज़्यादा इन पंचवर्षीय योजना में प्रयास किया गया, जैसे इसरो और DRDO जैसे संगठन की स्थापना की गई और उसके परिणाम काफ़ी ज़्यादा अच्छे रहे। आत्मनिर्भरता की दिशा में लगातार जो है भारत में हर पंचवर्षीय योजना में कार्य किया गया और घरेलू उत्पादन को बढ़ाने का प्रयास किया गया। तो ये कुछ प्रमुख उपलब्धियां हैं जो हमारी अर्थव्यवस्था को काफ़ी आगे लेकर आई। कुल मिलाकर यदि हम देखेंगे निष्कर्ष के तौर में, तो पंचवर्षीय योजना जो है भारत के आर्थिक, सामाजिक और औद्योगिक प्रगति की नींव रखी और समय के साथ जो है विकास की प्राथमिकताएं बदलती रही, जैसे कृषि से उद्योग, फिर उसके बाद मानव संसाधन और अंत में सतत विकास पर फोकस किया गया। तो आप सार के रूप में लिख सकते हैं। आप पंचवर्षीय योजनाओं को मान लो पूरा कार्यकाल याद भी नहीं है, कार्यकाल याद रखना बहुत आसान है, परंतु उसको आप संक्षेप में लिखेंगे तो आप कितना आसानी से आप लिख सकते हैं, कृषि, उद्योग, मानव संसाधन और अंत में सतत विकास में इसमें फोकस किया गया। हालांकि लास्ट में क्या हुआ, पंचवर्षीय योजनाओं को समय के साथ जो है पंचवर्षीय योजना को जो है इसको ख़त्म करना पड़ा और 2015 में नीति आयोग की स्थापना की गई। पंचवर्षीय योजना या योजना आयोग का जो कुछ कमियां थी जिसकी आलोचना की वजह से नीति आयोग की स्थापना की गई, जैसे यह अत्यधिक एक्सेसिव सेंट्रलाइज था। इसमें राज्यों को पर्याप्त स्वतंत्रता नहीं थी कि अपनी बात भी रख सकें, अपने विकास की बात कर सकें। यह फ्लेक्सिबिलिटी इसमें कम था। एक ही योजना जो है पूरे देश में लागू किया जाता था, चाहे उसकी ज़रूरत हो या ना हो, और हर राज्य की ज़रूरत जो है अलग होती है। स्थानीय ज़रूरतों की उपेक्षा इसमें की गई। ऑथोरिटेरियन एटीट्यूड था इसमें, राज्य की भूमिका बहुत सीमित थी और इसकी जो प्रक्रिया थी वह स्लो थी और इसमें थोड़ी सी लैक ऑफ मार्केट बेस्ड थिंकिंग की कमी थी और आधुनिक अर्थव्यवस्था के साथ सामंजस्य नहीं बैठा पा रहा था। और इसका जो था टॉप टू बॉटम अप्रोच था। किसी भी अर्थव्यवस्था में किसी भी योजना को संचालित करने के लिए जो है उसका अप्रोच होना चाहिए बॉटम टू टॉप, तभी जाके वह योजना सफल होती है। हालांकि यह योजना पंचवर्षीय योजना योजना आयोग के द्वारा जो 1951 से लेकर 2017 तक चली, भारत की अर्थव्यवस्था को जीरो से लेकर जो है शून्य से लेकर जो है काफ़ी अच्छे स्तर पर जो है भारत को पहुंचाया और हमारी अर्थव्यवस्था जो है काफ़ी अच्छे से प्रगति की। और इसी तरह जो है 2014 में सरकार बदली और 2014 में सरकार बदलने के बाद जो है सरकार ने घोषणा कर दिया था और 1 जनवरी 2015 का जो है नीति आयोग का स्थापना किया गया। यह जो है यूपीएससी के प्रीलिम्स में भी पूछा गया था कि नीति आयोग की स्थापना कब की गई थी, तो 1 जनवरी 2015 को। तो इस प्रकार से जो है यह हमने देखा योजना आयोग। सबसे पहले हमने देखा कि आर्थिक नियोजन होता क्या है, आर्थिक नियोजन का उद्देश्य क्या है, फिर योजना आयोग देखा, योजना आयोग की महत्व विशेषता देखा, फिर उसका प्रत्येक योजना आयोग को हमने 1 से 12 पंचवर्षीय योजना को हमने विस्तार थोड़ा सा हमने संक्षेप में देखने का प्रयास किया और अंत में जो है इसकी हम आलोचना और इसका हम महत्व देखें। तो यदि आपको एग्जाम में पूछता है पंचवर्षीय योजना के बारे में तो आप जो है थोड़ा सा इसको अच्छे से देख लेंगे, पढ़ लेंगे तो आपको लिखने में आसानी होगा। अब हम आगे पढ़ेंगे नीति आयोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।